स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और दुनिया भर के अगर आप संकेत देखें तो उसमें सबसे बड़ा संकेत ये है कि आज फ्राइडे है और आज के बाद 2 दिन बाजार बंद रहेगा, तो कोई बहुत बड़ी घटना होगी भी तो हम उसको मंडे को देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली पिछले 24 घंटों में 12 घंटों में काफ़ी कुछ ग्लोबल मार्केट में हुआ है और यूएस के मार्केट का आप देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार तेज़ी इस मार्केट में दिखाई है। और उसके पीछे कारण ये है कि एक और था तो फर्स्ट रिपब्लिक जिसमें बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो हालांकि उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि वो एकदम डिफ़ॉल्ट की कगार पे हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट हो सकता था उसमें क्योंकि डिपॉजिट की समस्या उसमें भी थी। तो कल कई सारे बैंकों ने, करीब 11 बैंकों ने मिलकर $30 बिलियन उसमें डिपॉजिट किया। तो एक तरीके से फंड इन्फ्यूज़न किया तो उनकी लाइफ ईजी हो गई और उसके बाद से फिर यूएस मार्केट में एक बड़ी तेज़ी बनी। उससे पहले एक नेगेटिव खबर भी हुई कि ईसीबी ने 0.5% ब्याज दर बढ़ा दिया। अनुमान के मुताबिक था, लेकिन अनुमान पिछला अनुमान था। इसके बीच में जो क्रेडिट स्विस का और सिलिकॉन वैली बैंक का हुआ, उसके बाद ये एक होप बिल्ट हो गई थी कि शायद पॉज ले लें, लेकिन पॉज न लेते हुए 0.5% ब्याज दर बढ़ाना एक शॉकर था। अब अगले अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फेड क्या ऐसा ही करेगा, तो 25 बेसिस पॉइंट की तो होप बिल्ट इन हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में बाजार ने एक बढ़िया रैली दिखाई कल, जो कि फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि बैंकिंग क्राइसिस कुछ समय के लिए मुलतवी कर दी गई है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत आजकल में नहीं दिख रही है। तो क्या भारतीय बाजार उसको वैसे ही रेप्लिकेट करेंगे या इनके मन में कुछ और चल रहा होगा? क्योंकि पिछले 4 दिनों 5 दिनों में आप देखें तो यूएस में भले ही कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारतीय बाज़ारों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये है आज की पिच रिपोर्ट, और पिच जो है हमको लगता है कि आज सख्त वाली देखनी चाहिए। कि पिच ठीक ठाक दिख रही है, एसजेएक्स निफ्टी भी वैसे ही इशारा कर रहा है, एशियन मार्केट भी वैसे ही इशारा कर रहा है। तो यतिन बाबू, कैसी पिच में खेलना चाहेंगे आप? तो नीरज जी, जैसे कि आपने कहा कि आज थोड़ी बहुत ग्लोबल रिकवरी देखने को मिल रही है। शायद बाजार रुक रहा है कि किस हिसाब से वीकेंड पे दूसरे डेवलपमेंट्स हो, लेकिन हाल फिलहाल तो लग रहा है यही है कि ग्लोबल संकेत जो पॉजिटिव बने हुए हैं उसी प्रकार से हम भी थोड़े बहुत मोमेंटम में रहें। और मोर इम्पोर्टेंटली नीरज जी, आपको लगता है कि जब थोड़े सालों पहले ब्रेग्जिट का इतना बड़ा हवा बना हुआ था और बहुत सारे स्पेकुलेशन अटकलें लग रही थी क्या होगा यूरोजोन कमज़ोर पड़ जाएगा, यूके निकल जाएगा, लेकिन वो एक तरीके से नॉइस था, सेटल हो गया। ये लीमन जैसा क्राइसिस लग रहा है क्या कंपेरेबली, या आपको लगता है कि ये एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट है जिसके कारण थोड़ी बहुत लिक्विडिटी इशू है, जैसे ही लिक्विडिटी आ जाएगी चीज़ें समझ जाएंगी? जो लीमन क्राइसिस था वो डिफरेंट नेचर का था, वो बल्क डिपॉजिट के जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट थे उसमें डिफॉल्ट हुआ था। ये डिपॉजिट ही नहीं, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं, तो लिक्विडिटी मतलब पेयर टू पेयर कंपेरिजन नहीं है। लेकिन अगर फेड नहीं रुका तो फिर कोई शक नहीं कि लीमन क्राइसिस बनेगा ही, क्योंकि आपने जो हेल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड रखे हुए हैं ना, उसमें तो आपको एमटीएम आ ही रहा है। तो अगर ब्याज दर बढ़ता रहेगा तो वो कंटिन्यू करेगा वो। तो इसलिए आज की तारीख में नहीं कह सकते, लेकिन ये समस्या है तो बड़ी। हर बैंक इसमें आपको पता $150 बिलियन लोग ले चुके हैं उस क्रेडिट लाइन से, चुपके किसी को पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब है कि नीचे लेवल में बहुत सारे बैंकों में दिक्कत खड़ी हो रही है। सो अभी तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस समस्या को हम लोगों ने कारपेट के नीचे ढक दिया है। बिल्कुल, अब देखते हैं ऊपर क्या होता है इसमें। बिल्कुल। तो बताइए फिर आपके क्या क्या चुना आपने? तो जहाँ तक कि आज के ट्रेड सेटअप का सवाल है, काफ़ी सारे स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले अगर हम देखें नीरज जी, तो न्यूज़ वाले स्टॉक्स सबसे पहले देखते हैं। और टीम की बात करें तो होल होस्ट ऑफ आपको कंपनियां दिखेंगी। शुरू करते हैं वोल्टास के साथ। वोल्टास की जहाँ तक की बात है, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं और इनका जो इंजीनियरिंग डिवीजन है, यहाँ 1770 करोड़ के ऑर्डर्स आपको इन्फ्लो होते हुए दिखाई पड़े हैं। शायद ये बहुत दिनों बाद एक बड़ा ऑर्डर विन वोल्टास की झोली में आया है। स्टॉक भी आपको दिखेगा थोड़ा बहुत प्रेशर में, लेकिन जैसे ही आपको क्लाइमेट में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वैसे कूलिंग प्रोडक्ट्स, एसी प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ने वाली है। लेकिन अगर अब ये उनकी कोर बिजनेस की बात करें तो यहाँ ऑर्डर इन्फ्लो भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक में शायद आप आज हरा निशान देखें। इसके अलावा एनटीपीसी, ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा। यहाँ 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पेट्रोनास ने यहाँ हाईएस्ट बिड दी है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि जो एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी आर्म है, यहाँ 20% तक खरीद सकता है पेट्रोनास।
और REC भी इसके अंदर एक कंपनी है जो शामिल है। तो NTPC REC का जो जॉइंट वेंचर है उसके लिए ये बोली लगा रही है पेट्रोनास। ये एक ग्लोबल पेट्रोलियम कंपनी है। तो NTPC की जो क्लीन एनर्जी आर्म है उसके लिए बोली है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा FTSE की आज रीबैलेंसिंग है और जो भारत 22 ETF है उसकी भी रीबैलेंसिंग है। भारत 22 में NTPC का वेट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ आपको खरीदारी होती हुई दिखाई देगी आखिर के आधे घंटे में आज। तो 2 वजह से NTPC का स्टॉक आज जो है वो फोकस में रहेगा। और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, देखिए यहाँ 2 न्यूज़ हैं। एक तो जो इंडियन परफॉर्मिंग सोसाइटी है उसके अंदर सेटलमेंट हो गया उनका जो NCLT में, लेकिन कल स्टॉक जो 10% भागा था वो इसलिए भागा था कि इंडसइंड बैंक के साथ सेटलमेंट आज हो सकता है, ऐसा ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था। लेकिन जी ने शाम को इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसी कोई भी प्रकार की सेटलमेंट की बातें अभी कंक्लूड नहीं हुई हैं और सारी जो इंडसइंड बैंक के साथ सेटलमेंट की बात है वो आपको इनकन्क्लूसिव दिखाई पड़ रही हैं, स्पेकुलेटिव दिखाई पड़ रही हैं एज ऑफ नाउ। तो ये स्टॉक है जो आज लाल निशान में ट्रेड कर सकता है। शायद थोड़ा बहुत शुरुआती प्रेशर कल के मोमेंटम के बाद आपको जी के स्टॉक में दिखे। 3 स्टॉक्स हो गए नीरज जी। ओके, तो फटाफट मेरे भी 3 स्टॉक बताता हूँ मैं। एक तो TCS ही पहले है और इसमें खबर तो आप लोगों ने सुनी, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इसके जो MD and CEO राजेश गोपीनाथन जी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और ये बहुत सडन मूव था। तो अभी हमें पता नहीं कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया। 8:30 बजे शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उस पर पता लग चलेगा। लेकिन ये उसकी जगह उन्होंने कृति श्रीवासन को बनाया है TCS CEO डेजिग्नेट, और ये 15 सितंबर तक काम करते रहेंगे। बहुत सडन मूव है और बहुत यंग थे अभी, वो मात्र 52 के थे। और इस तरह के डिज़ाइन जो है, और इससे दिखाता है कि थोड़ा सा मार्केट इसको जो है डिसलाइक कर सकता है जब तक ये बहुत ही क्लैरिटी नहीं आती कि उन्होंने क्यों डिज़ाइन किया, क्योंकि आगे का जो सक्सेशन प्लान है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं दिख रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि TCS पे आज दबाव रह सकता है। इन्फोसिस को मैंने ग्रीन में रखा है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट आज बहुत ही बढ़िया है और IT स्टॉक्स बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके एडियाज को आप देखेंगे तो वहाँ पे एक मजबूती बनी हुई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग। अच्छा, TCS का चार्ट दोबारा देखिए, कल ये रेड क्यों था? इन्फोसिस ग्रीन, TCS नहीं, दोनों ही रेड में थे। ये देखिए सर, आखिरी घंटे में। एनीवे, खैर तीसरा स्टॉक ग्लेनमार्क लाइफ, और ग्लेनमार्क लाइफ में 21 रुपये का डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो मुझे लगता है ये इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ये तो हो गए 3 स्टॉक्स। और अब बात करते हैं सरकारी कंपनीज़ की। 2 सरकारी कंपनीज आज फोकस में है। सबसे पहले RVNL, ये एक कंपनी है जहां इनको L1 घोषित किया गया है मल्टीपल रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। 112 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट है उसके लिए ये उनको L1 किया गया है। तो ये स्टॉक ऑर्डर विन के बाद फोकस में रहेगा। ऐसे भी रेलवे स्टॉक काफ़ी एक्टिव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस पे नज़रें रहेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें, दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहना चाहिए वो है HAL को लेके आते हैं क्योंकि दूसरे स्टॉक्स जो स्टैक में जाएंगे। HAL की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड को जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं MK3, वो अनुमति मिल गई है डिफेंस काउंसिल से अक्वायर करने की, और ये जो हेलीकॉप्टर है वो HAL बनाता है। ऑब्वियसली स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक HAL का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था आर्मी का, तो थोड़े बहुत कंसर्न्स थे। लेकिन जो येस्टरडे जो डिफेंस काउंसिल ने 70,000 करोड़ के डिफेंस प्रपोजल अप्रूव किए हैं, उसमें से ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो भी शामिल है। तो HAL ये एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा इस ऑर्डर के लिए। और जो और एक स्टॉक जो फोकस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में वो है GMR इंफ्रा। देखिए, कंपनी फंड जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग तो कर ही रही है, लेकिन आज इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि क्योंकि GMR की क्रेडिट रेटिंग में सुधार आ गया है, अब GMR इंफ्रा अपने 2 एयरपोर्ट्स, एक गोवा का नया एयरपोर्ट और हैदराबाद का एक्सटेंशन जो एक्सपेंडेड एयरपोर्ट है, उसको रीफाइनेंस करने की योजना बना रहा है। कुल मिला के 4,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंसिंग GMR सीक कर रहा है, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट उनका जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है। तो ये एक स्टॉक है 2 रीजंस की वजह से। एक तो फंड रेजिंग की बोर्ड मीटिंग है, और आज इकोनॉमिक टाइम्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि ये जो रीफाइनेंसिंग की डील है ये काफ़ी अहम हो सकती है हैदराबाद और गोवा एयरपोर्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट 3 स्टॉक्स जो मेरे हैं उसमें
दो तो स्टील वाले रखे हैं, स्पेशलिटी स्टील बनाते हैं, श्याम और कल्याणी स्टील, क्योंकि आज खबर ये आ रही कि सरकार 27 कंपनियों के साथ कई सारे MOU साइन करेगी PLI स्कीम के तहत, जो स्पेशलाइज्ड स्टील बनाने वाली कंपनीज हैं। तो श्याम मेटालिक्स और कल्याणी में ध्यान रखा जा सकता है। 6th स्टॉक है लेमन ट्री। इन्होंने एक और 60 कमरों के होटल के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट टाई अप किया है, और ये होटल है गंगानगर राजस्थान में। मेरे ख्याल में इनके होटलों की संख्या, कमरों की संख्या 11,000 तो पहुंची गई होगी। मैंने 6 दिन पहले इंटरव्यू किया तब 10,000 के करीब थे। और ये गंगानगर तो मुझे लगता है एक एजुकेशन हब है ना? नहीं, वो जो जहाँ पे बहुत कोचिंग वगैरह चलती है, नहीं वो गंगानगर नहीं है, वो तो दूसरा जगह नहीं, है। गंगानगर में भी होता है, कोटा होगा, कोटा भी है, और गंगानगर में भी शायद कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं बड़े वाले में भी। तो चलो ये एक और उन्होंने ले लिया, तो देखते हैं कैसा है। हालांकि इनके जो मिस्टर केशवानी है, पतंजलि केशवानी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 4 इयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 20 साल के बराबर होगी। इतना बुलिश है वो। तो खैर देखते हैं क्या होता है। लेमन ट्री ग्रीन में रख सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, और उसके बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में एक है जुबिलेंट फार्मोवा। इसमें खबर ये निकली है कि इनकी एक सब्सिडरी है जो कनाडा में है, और उसको वहाँ से लोन मिला है कनाडा सरकार से 108 मिलियन कैनेडियन डॉलर, 10 करोड़ डॉलर कैनेडियन, और ये पार्शली रिपेएबल है। तो ये एक अच्छी खबर है इनके लिए। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक इसलिए हमने रखा है क्योंकि इनके ADR बढ़िया है, और आज अगर रिकवरी होती है तो इसमें अच्छी तेज़ी बन सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इसी रीजन से कि तेज़ी आ सकती है, लेकिन इसके साथ में खबर ये भी है कि मॉर्गन स्टैनली ने इसमें 220 का टारगेट दिया, और उनका ये कहना है कि इनकी जो फ्रेंचाइजी है इसके पीयर ग्रुप में एकदम स्टैंड आउट होती है, एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ ध्यान दिया जा सकता है। काफ़ी ऊंचा टारगेट, 160 से सीधे 220। तो नीरज जी के 3 बैंकों के सामने मेरी 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी। क्या बात है। हाँ, और आग लगी हुई है एकदम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। $75 के नीचे कंटिन्यूसली अब क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो ये जो कच्चे तेल में गिरावट हो रही है, 2 चीज़ें करती है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। सबसे पहले जो इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो घट जाता है। आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये भी दिखा होगा कि किस हिसाब से इंडिया का जो प्रोडक्ट मिक्स है रशियन क्रूड की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, जो सस्ता है, डिस्काउंटेड है, और जो ग्लोबल प्रीमियम्स हैं क्रूड के, मिडल ईस्ट के क्रूड पे, वो भी कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे पोजिशनिंग वाइज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक एडवांटेज है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब क्रूड ऑयल बढ़ रहा था पिछले 6 महीनों में, तब पास ऑन नहीं कर पाई थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कॉस्ट कस्टमर्स को, और अब जो है वो दाम घटा भी नहीं रहे। तो आपने देखा होगा कि क्रूड जिस हिसाब से तेज़ी से नीचे आया, उस हिसाब से आपके पेट्रोल डीजल के बिल नीचे नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो पिछले लॉसेज हैं वो रिकूप कर रही हैं, और अगर रिकूप कर पाएँ और थोड़ा उससे ज़्यादा पैसा बना लें और अच्छी तरीके से अपनी बैलेंस शीट को मोमेंटम में ले आएँ, तो शायद यहाँ से भी काफ़ी री रेटिंग हो सकती है, सब ब्रोकरेजेस का मानना है। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक रेशियो की, तो IOC, HPCL काफ़ी सस्ते आपको दिखाई पड़ेंगे हिस्टोरिक वैल्यूएशन से, और HPCL, BPCL और IOC कल भी मेरी टीम में थे, और देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस सभी के सभी स्टॉक्स में आपको दिखाए, 5-6% के मूव्स, और शायद आज ये मोमेंटम भी कंटिन्यूड रहे ऐसा लग रहा है। तो ये 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आप अपने रेडार पे रखें। आपके 4 हो गए पूरे? मेरा और एक बचा है ऑयल बताइए ना फटाफट। हाँ, तो ये कोटक बैंक है। आज FTSE की रीबैलेंसिंग है, और नीरज जी यहाँ आपको लगभग 600 से 800 करोड़ के बीच, अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग अनुमान है, आखिर के आधे घंटे में खरीदारी होगी, और ये इंक्लूजन था। तो अगले काफ़ी सारे रिव्यूज़ तक कोटक बैंक के अंदर वेटेज आप ऊपर जाता हुआ देखेंगे। ये एक स्टॉक है जो नए 52 वीक लो पे है। शायद आज FTSE की जो बाइंग है, क्वांटम बड़ा है, तो ये एक स्टॉक है जो शायद आज रिकूप कर सकता है। और जैसे नीरज जी बता रहे थे, बैंक स्टॉक फोकस में रहेंगे। आज बाजार ने अच्छा किया, तो कोटक बैंक में भी आपको अच्छी तेज़ी दिख सकती है। तो चलिए फिलहाल ये 4 स्टॉक्स भी आपको पता चल गए, 10-10 हो गए हैं। छोटा सा एक ब्रेक से लौट के आएंगे। तो एक सीधा सौदा में फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब टीम का रैपअप करने का समय आ गया है। सबसे पहले NTPC पे नजरें रहेंगी, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि NTPC अपने जो ग्रीन एनर्जी आर्म है उसके अंदर 20% हिस्सा पेट्रोनास को बेच सकते हैं। वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है। ये एक स्टॉक है जो आज भारत 22 ETF की रीबैलेंसिंग की वजह से भी फोकस में रहेगा। तो 2 कारण से NTPC स्टॉक फोकस में रहेगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, ये स्टॉक येस्टरडे
10% ऊपर गया। और जो न्यूज़ थी इंडसइंड बैंक के साथ सेटलमेंट करने की, वो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया शाम को कि न्यूज़ स्पेकुलेटिव है, कोई प्रकार का सेटलमेंट हुआ नहीं है, तो शायद ये शुरुआती दबाव में आपको दिखे ये स्टॉक। HAL डिफेंस काउंसिल ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल दे दिया है, तो ये एक स्टॉक है जिसको ऑर्डर आ सकता है। HAL ये स्टॉक रहेगा फोकस में। RVNL 112 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है, तो जहां वो L1 है, ये स्टॉक भी आपको फोकस पे रखना है। वोल्टास 1770 करोड़ का नया ऑर्डर इनके इंजीनियरिंग आर्म को आया है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और ऑब्वियसली AC सेल्स गर्मी की वजह से बढ़ने की भी फोरकास्ट है, तो ये स्टॉक रखिए रेडार पे। GMR इंफ्रा, ये स्टॉक में आप देखेंगे कि जो इनका हैदराबाद गोवा एयरपोर्ट है, यहाँ सस्ते दाम पे शायद रीफाइनेंसिंग हो सकती है। 4000 करोड़ का कर्ज ये जो है रीफाइनेंस करना चाहते हैं, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में आज आया है। HPCL BPCL IOC, क्योंकि क्रूड अभी कंसिस्टेंटली $75 प्रति बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक रहेगा फोकस पे। और मोमेंटम जो है तीनों ही स्टॉक्स में बना रह सकता है आज के सत्र में। और आखिर में कोटक बैंक रखिए रेडार पे। आज FTSE की रीबैलेंसिंग है, करीब 600 से 800 करोड़ की बाइंग फ्लो आपको आखिर के आधे घंटे में लगेगी। और पिछले 2-4 दिनों में स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है। आज बाजार का सेटअप भी ठीक है, तो बैंक स्टॉक्स रहेंगे फोकस पे। ओके, चलिए मेरी टीम ने डाली और यहाँ पे फोकस हमने रखा है शुरुआत में 2 IT कंपनीज, एक TCS और एक इन्फोसिस। TCS में एक बदलाव हुआ है बड़ा, तो मुझे लगता है कि चूँकि ये दिक्कत हो सकती है कुछ समय तक, क्योंकि सक्सेशन प्लान पूरा क्लियर नहीं है और कई सारे ब्रोकरेज भी सरप्राइज्ड हैं इस मूव से। इन्फोसिस में ग्लोबल क्यूज़ बहुत अच्छे हैं और नैस्डैक से संकेत बढ़िया दिख रहे हैं। ग्लेनमार्क लाइफ ने 21 रुपये का डिविडेंड दिया है एंट्री इस साल के लिए। श्याम मेटालिक्स और कल्याणी स्टील इसलिए क्योंकि आज PLI के लिए 27 कंपनियों के साथ MOU साइन होने वाला है। लेमन ट्री ने एक और होटल श्रीगंगानगर में 60 कमरों का, जिसके लिए लाइसेंसिंग टाई अप किया है। जुबिलेंट फार्मोआ को कनाडा में एक बड़ा लोन मिला है जो कि पार्टली रिपेबल है और वो उनके उस आम के लिए काम आएगा। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में रखिए कि बैंक निफ्टी में अगर रिकवरी आती है उसमें तेज़ी बन सकती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 220 रुपये का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने तय किया है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। और शुक्रवार का दिन सबसे बढ़िया बात यही है, और अमेरिकी बाज़ारों से संकेत अच्छे हैं। दूसरी बहुत अच्छी बात है, और अमेरिका की बैंकिंग क्राइसिस फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि सेटल हो रही। तीसरी बहुत अच्छी बात है, और इस अच्छी बातों के बीच में भारतीय बाजार को आज ट्रेड करना है। लेकिन एक बड़ी खबर भारत में TCS के फ्रंट से आई, जहाँ पे उनके MD CEO राजेश गोपीनाथन ने सरप्राइजिंगली रिज़ाइन कर दिया है। 8:30 बजे PCA सुनेंगे क्या होगा। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हर्षदा, आपके इलाके में आज बहुत खबरें। हाँ एक्चुअली, और अगर आपको लगा कि आज फ्राइडे तसल्ली से होगा तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नीरज जी गुड मॉर्निंग, हर्षदा गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल वैसे बॉटम बना मार्केट में इंट्राडे में, वो जो मैंने और वीरू ने जब वो हनुमान चालीसा डिस्कस की थी, तो कई लोगों ने हमें बोला कि सर आज सुबह में फिर कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। निफ्टी IT के कॉन्टेक्स्ट में। कल जरूरत थी बहुत ज़्यादा इसके लिए। मैं एक आज शो की शुरुआत, क्योंकि आज फ्राइडे है तो थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूँ। मैं नॉर्मली लेता नहीं हूँ, लेकिन आज ले रहा हूँ। एक छोटी सी शायरी जो मतलब मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होती है, क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि बॉटम कब बनेगा, बॉटम कब बनेगा। तो कहते हैं बफेट कबीर नाम के एक वो शायर है, उन्होंने कहा है कि बॉटम बॉटम सब कहें, बॉटम बने ना कोई, जब असल में बॉटम बने तो रोकड़ा बचा ना होए। बेसिकली बात ये है, जो इंग्लिश में जो एक ये थी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि मार्केट कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो अब इशू यही है सारा कि आप हर रोज़ ये सोच रहे हैं कि अब बॉटम बनेगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें अगर आप सिर्फ लॉन्ग जा रहे हैं और अपना सारा रोज़ स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं और रोज़ पैसा गंवा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खैर आपको फिर कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ बनेगा। कहीं भी आप ले सकते हैं और अगले 10 साल में आपको प्रॉफिट बनेगा। लेकिन आज एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी रिलीफ रैली है, ये एक मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि एक जूरी अभी भी आउट है इस चीज़ को लेकर कि क्या ये सिस्टमिक रिस्क है बैंकों को लेकर, और क्या ये लीमन मोमेंट है, और क्या उस लेवल का डिक्लाइन मार्केट में आना बाकी है। ये मेरे ख्याल से अभी भी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद अब तक मिला नहीं है। अगले 2-3 दिन में शायद हमको उसका जवाब मिलेगा, अगले 2-3 हफ्ते में। और दूसरी चीज़ जो नीरज जी ने कहा, TCS का शेयर फोकस में रहेगा आज। और मुझे एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया है कि बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक लास्ट लेवल ऑफ वाटरफॉल डिक्लाइन अभी मार्केट में बाकी है,
और एक 16,750 से 16,800 का जोन है जो मार्केट डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये टूटा तो मुझे लग रहा है वो बड़ी वाली गिरावट आएगी, लेकिन अभी आज तो एटलीस्ट लग रहा है कि शायद मार्केट थोड़ा सा एक रिलीफ रैली दिखाएगा कल की रैली के बाद। चलिए, उम्मीद तो उस रिलीफ रैली की जरूर रहेगी, लेकिन देखना यह है कि निफ्टी आईटी का बिहेवियर कैसा रहता है। आज की उस बड़ी डेवलपमेंट टीसीएस के मोर्चे पर जो आ रही है, सब पे डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन पहले हेडलाइंस।